अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम UK 44 स्पेशल और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, कुछ रोज़ कबल APC हुई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन की तमाम तर जो जमातें हैं उन्होंने हिस्सा लिया और बहुत सारे उसमें मुतालबात भी किए गए मौजूदा हुकूमत से और बहुत सारे ऐलानात भी किए गए कि अगर उन मुतालबात पर हुकूमत वक्त पूरा नहीं उतरती तो ये वो इक़दामात हैं जो कि किए जाएंगे, जिसमें लॉन्ग मार्च का भी जिक्र किया गया है, इस्तीफ़ों की भी बात की गई है कि असम्बली से मुस्ताफ़ी होना पड़ा तो वो भी किया जाएगा। मगर जो शर्त सबसे ऊपर रखी गई है वो है वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तीफ़े का मुतालबा, वो सबसे ऊपर रखा गया है APC की जानिब से। और एक और नुक्ता जो उठाया गया है वो है इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में किरदार। इस पर बात की गई है APC में कि इस्टेब्लिशमेंट ने किसी तरीके से इस हुकूमत को यकीनन इक़्तिदार में लाने के लिए एक किरदार अदा किया है, ये कहा गया है APC में। तो इसमें किस कदर सदाकत है या इस पर ऑब्वियसली हम अगर अस्करी क़यादत की बात करें तो उनकी जानिब से एक तरदीद भी इस पर आ चुकी है और यही कहा गया है कि इलेक्शंस में जहां पर ज़रूरत पड़ती है और जहां पर बुलाया जाता है वहीं पर फ़ौज अपना रोल प्ले करती है, अदरवाइज़ कहीं पर भी जो सिविल इंतजामात हैं वहाँ पर अस्करी क़यादत का कोई रोल नहीं है। नाज़रीन, इन तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर ख़ज़ाना और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इसहाक़ डार साहब, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। वालेकुम अस्सलाम एंड बहुत शुक्रिया जी ये इनवाइट करने का। अल्हम्दुलिल्लाह हम सर्वाइविंग जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो सर हम APC पर ही बात करेंगे। जी, आप जी। कैसे देखते हैं, यकीनन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ख़िताब भी किया, बहुत अहमियत का हामिल वो ख़िताब, मगर उससे पहले जो निकात हैं APC के उस पर हम बात करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट का जो जिक्र किया गया और दूसरी तरफ जो तरदीद आई है अस्करी क़यादत की जानिब से कि कोई किरदार उनका नहीं है मुल्की सियासत में, आप कैसे देखते हैं? आपकी इस बारे में अपनी क्या राय है? देखें, मेरा ख्याल है कि बहुत वाज़ेह है जी कि अगर हम एक अनरियलिस्टिक दुनिया में रहना चाहते हैं और हम हकीकत को तस्लीम नहीं करना चाहते, पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि जब इस्टेब्लिशमेंट की बात होती है तो इसका मतलब इन टोटलिटी इंस्टीट्यूशंस नहीं होती। इसका मतलब होता है वो चंद लोग मुख्तलिफ अदारों में जो कि एक इंट्रीग का हिस्सा बनते हैं, जो इस मुल्क के इलेक्शन को चोरी करते हैं, जो इलेक्शन से पहले 50 लोग PMLN के जो इलेक्टेबल्स हैं और 50 दूसरी पार्टियों के PTI में ज्वाइन करवाते हैं। ये सिलसिला 2011 से शुरू हुआ जब मीनार पाकिस्तान के नीचे जलसा करवाया गया उस शख्स का जिसके पास 4 सीटें नहीं मिलती थी, जिसको जनरल मुशर्रफ ने कहा था कि अगर तुम यानी 10 सीटें जीत लो तो मैं तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बनवा दूंगा। तो बात यह है जी कि ये जो है, फिर उसके बाद हम जब देखते हैं कि उसके बावजूद कौम और अवाम जो है वो उनको वोट नहीं दे रही, फिर हम RTS सिस्टम को बंद करते हैं कई घंटे, फिर हम उसके बाद पोलिंग एजेंट्स को बंदूक की नाली बाहर निकालते हैं। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। हमने पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा था, पाकिस्तान दुनिया की 20 बड़ी मईशतों में शामिल होने जा रहा था। हमने उसका एक दफ़ा फिर उसका जो है फ्यूचर उसको दोबारा हमने ख़राब कर दिया है इन तमाम जो सियासत करके और ये एक जो इंटरवेंशन है उसकी वजह से। तो मेरा ख्याल है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये सारा अब हम नहीं, ये ग्लोबली डॉक्यूमेंट हो चुका है। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क दुनिया का जो है फाफिन, ये मुख्तलिफ वेस्टर्न मीडिया जो ऑब्जर्व करते हर चीज़, अब तो सीटों तक की निशानदेही हो चुकी है कि कौन सी कितनी सीटें थी जो अगर ना होती तो ये आज भी हुकूमत ना होती। और एक्चुअली वहाँ ये भी बताया गया है कि पहली दफ़ा एक विनिंग कैंडिडेट के जो मार्जिन है वोट जिससे वो जीता है, उसकी उससे ज्यादा जो लूजिंग कैंडिडेट है ऑपोजिशन का, मेनली हमारे थे, वो उसके यानी रिजेक्टेड वोट्स उससे ज्यादा हैं। तो ये नई टेक्निक इस्तेमाल की है इस दफा, क्योंकि एवोल्यूशन प्रोसेस है, एक नया तजर्बा किया गया। ये सेनेट के इलेक्शन में भी 5 आपने देखा कि वोट जो है वो रिजेक्ट हुए। वो अब ये एक लंबी कहानी है जी। हमें आगे चलना है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। मैं समझता हूं कि इट इज नेवर टू लेट। पाकिस्तान कुड बी हैविंग अ ब्यूटीफुल फ्यूचर, लेकिन इस 2 सालों में ये जो एक तजर्बा हुआ है, ये नाकाम तरीन तजर्बा है पाकिस्तान की तारीख में। अच्छा सर, आपने जिस तरह से कहा कि ये कोई बात ढकी छुपी नहीं है, तो आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि रोल की जो आप बात कर रहे हैं वो इन्हीं को गवर्नमेंट में लाने के लिए अदा किया गया या फिर इससे पहले भी रोल रहा है?
देखिए ये जब भी छोड़ा जाता है फ्री तो आप देखते हैं कि फिर 2/3 मेजोरिटी मिलती है, यानी पीएमएलएन को मिली 2013 में, डिस्पाइट दैट के 2011 में ये इंट्रीग शुरू हो चुकी थी हमारे खिलाफ, और इनको लाने के लिए एक बहुत बड़ा रकम खर्च की गई, और उस वक्त के जो वो खर्च करने वाले थे आज वो पाकिस्तान स्टील मिल के चीफ एग्जेक्टिव बना दिए गए हैं। यानी ये यानी ऑल वेदर माशाल्लाह इनकी जरूरत है मुल्क को। तो हमने देखा कि उसके बावजूद जब यानी वो क्रेडिट गोज टू दैट सेटअप कि उसने 2013 के इलेक्शन में उस तरह की यानी डायरेक्ट इंटरवेंशंस और मनूवरिंग नहीं की, जिसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून को वर्चुअली 2/3 मेजोरिटी मिली। और लेकिन आपने देखा कि एक साल भी वो डाइजेस्ट नहीं हुई, और शुरू से इमरान खान न्याजी साहब को लॉन्च कर दिया गया 126 दिन का धरना, आपको याद होगा, धरना 1, धरना 2, फैजाबाद का धरना, पीटीआई के इस्तीफे, एमक्यूएम के इस्तीफे। जो मुल्क अगर इसको हम ना इस तरह डिस्टेबलाइज करते, आज पाकिस्तान की तरक्की जो है वो 5.8 पे खत्म ना होती 2018 में, शायद 7% होती, 8% होती। हम खत्ते में ऑलरेडी वन ऑफ द बेस्ट थे, हमारी हर इंडिकेटर्स अच्छे थे। हम किधर लेके जा रहे हैं अपने अपनी पर्सनल डिसीजंस में। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये इंस्टीट्यूशंस के डिसीजन नहीं होते, ये चंद लोग जो हैं ये ऐसे फैसले करते हैं इस मुल्क में। वो दूसरे इदारों के लोगों को फिर ब्लैकमेल करते हैं, उनको ऑन बोर्ड करते हैं, फिर वो फैसले करवाते हैं, फिर चंद लोगों को टारगेट करते हैं कि किन को हमने निशान इबरत बनाना है। लेकिन अल्लाह ने अगर नहीं बनाना तो निशान इबरत नहीं बनेगा। मियां नवाज शरीफ ने अगर री एमर्ज होना है तो वो हो चुके हैं ऑलरेडी। आप जो मर्जी कर लें, आपने तो उनकी पार्टी को खत्म कर दिया था, आपने उनकी सियासत को खत्म कर दिया था, आपने तो अपनी तरफ से पीएमएलएन को बोरिया बिस्सा गोल कर दिया था। अब आप ही के चंद चैनल से पीछे सर्वे किया है, अब पॉपुलैरिटी कितनी है? 69%, पीपल्स पार्टी 6%, पीटीआई 25%। लुक द मार्जिन। तो बात यह जी कि बस कर दें हम यार, ये तमाशे, मुल्क को आगे जाने दें, खुदा के लिए आगे जाने दें। पाकिस्तान की 22 करोड़ वहां पे हम रहम करें, और अपने ये चंद साल हम होते हैं उन जगहों पे, लेकिन हम उसके बाद भी हम अपनी जो है मनूवरिंग और अपनी ये तमाम जो है तमाशे लगाए रखते हैं, ऐसी इंट्रिग्स में जारी रहते हैं। पाकिस्तान को आगे जाने दें, पाकिस्तान जा सकता है, और उसका वाहिद हाल वही है जो मैं समझता हूँ कि एपीसी ने फैसला किया है। मेरे नज़दीक एपीसी का जो इनकाद हुआ है, ये एक रोड मैप रीसेट करेगा। एक चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी जब हुई थी, उसने एक रोड मैप 2006 में रीसेट किया था। उस चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी के पीछे 4 साल की मेहनत थी। उसमें 2002 की मेरी पहली मुलाकात थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 99 के कू के बाद दुबई में, जिसमें आफ्ताब शबान मेहरानी साहब मौजूद थे। वो तकरीबन 2 घंटे की मुलाकात थी, और उस पर शुरू हुआ था हमने कि जी मोहतरमा ने फरमाया कि व्हाट इज द गारंटी डार साहब, इफ आई एम री इलेक्टेड आई विल नॉट बी बैक स्टैप। आपको पता है कि 90 की दिहाई में जो हम दोनों पार्टीज एक दूसरे को करते थे, एक दूसरे के मामलात और जो प्रॉब्लम्स होती थी, तो मैंने कहा बीबी ये गोज बोथ वेज, वी कैन आल्सो बी इलेक्टेड सम टाइम, तो लेट्स हैव कोड ऑफ कंडक्ट, लेट्स साइन इट, लेट्स मेक इट पब्लिक। अवाम को, कौम उसको उनको गवाह बनाए। वो चार्ट ऑफ वो उस पर फिर एक्सपैंड हुआ। उन्होंने, मियां साहब ने मुझे नॉमिनेट किया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने रवानी साहब को किया, काम एक्सपैंड हो गया। उन्होंने बाद लेटर ऑन के जी इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स भी करें, इसमें लीगल रिफॉर्म्स भी करें, इसको आइन का जो हुलिया बिगड़ा जो 18वीं तरमीम में वापस आया वो उसको ठीक करें, सिविल मिलिट्री रिलेशंस का तयन करें। तो वो सारी चीजें जो थी वो बढ़ती बढ़ती वो एक चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी की शक्ल इख्तियार करके वो सारी प्रोसेस, और 4 साल के बाद 2006 में फिर वो जब साइन हुआ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जनाब मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान, तो आपको याद होगा उसके बाद एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई थी, और वो जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी उसमें इमरान खान समेत तमाम जनाब असफर यार वली और दूसरे जो लीडर्स थे वो आए थे, मौलाना फजल, ये सब ने फिर उस पे ऊपर साइन किया, तो उसका हिस्सा बने थे। ये जो एपीसी का ये जो एलामिया है, ये एक उस तरफ एक डायरेक्शन है, और ये डायरेक्शन अल्लाह करे कि आखिरी डायरेक्शन हो, और इसके बाद पाकिस्तान जो है अपना तरक्की का रास्ते पे चल पड़े, और हम ये पैटी सियासत जो है, जाती और इगोइस्टिक सियासत और इंटरवेंशन की सियासत, इंट्रीग्स की सियासत, उसको छोड़ें। पाकिस्तान शुड कम फर्स्ट अबव एवरीथिंग। ठीक है सर, आपने जिस तरह से बात की कि एलामिया जो है यकीनन बेहतरीन है, दिस इज़ अ डायरेक्शन, बट आपने क्योंकि सबसे पहली बात ही वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तीफ़े की है, तो क्या लॉन्ग मार्च के ज़रिए या फिर जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि शायद असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे दिया जाएगा, कोई ऐसा आपके पास नुक्ता है जिस पर आप प्रेशर डाल सकें वज़ीर आज़म इमरान खान पर कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं? क्योंकि अभी तक तो उन्होंने, इससे पहले भी मौलाना फजल रहमान मुतालबा कर चुके हैं, मगर कोई इस्तीफ़ा जो है सामने नहीं आया था।
मैं अर्ज करता नहीं। देखिए, नंबर एक ये है कि जो ब्रॉड आउटलाइन या जैसे एक्शन प्लान कहते हैं जो एपीसी ने जिसका एलामिया किया है, वो ये है कि अक्टूबर में यानी अगले महीने ये मुख्तलिफ अपने बड़े शहरों में, कैपिटल्स में, सूबों के ये जल्द से मुनक्कद करेंगे। ठीक है। और फिर नवंबर में ये रैलीज और ये प्रोटेस्ट जो है अपना एहतजाज मुल्क की उसको भी शुरू करेंगे नवंबर दिसंबर में। और फिर जनवरी में लॉन्ग मार्च होगा टुवर्ड्स इस्लामाबाद। सर वैसा ही लॉन्ग मार्च होगा जिस तरह से एक मार्च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया गया था जब आप लोग इक्तदार में थे? मैं आपकी बात का भाई जवाब दे रहा हूँ कि बात यह है कि आपने सवाल किया था कि वाई इमरान खान न्याजीज रेजिग्नेशन, यही है ना ये एपीसी का पहला पॉइंट भी ये जो आप फरमा रहे हैं, मैं उसको क्लैरिफाई करता हूँ, इजाजत हो प्लीज। देखें, देयर आर नंबर ऑफ रीजन वाई इमरान खान न्याजी साहब से इस्तीफा लेना चाहिए। नंबर एक, ये सर्टिफाइड फैक्ट है, ये ग्लोबली रिकग्नाइज्ड फैक्ट है, ये पाकिस्तान की अवाम को मालूम हो चुका है कि 2018 का इलेक्शन रिग्ड था, बेपनाह उसमें इलेक्शन चोरी किया गया। और अगर वो इलेक्शन रिग्ड ना होता, प्री पोल रिगिंग पहली दफा, ड्यूरिंग पोल रिगिंग एंड पोस्ट पोल रिगिंग, तीनों फेजेस इसमें इस्तेमाल की गई अनफॉर्चुनेटली। और उसके बाद 4 सीटों की बढ़तरी से न्याजी साहब को प्राइम मिनिस्टरशिप मिली। दूसरा, अगर ये रिग्ड इलेक्शन होते और मुल्क परफॉर्म करता, शायद अपोजिशन इसको स्वॉलो कर जाती, शायद पीएमएलएन इसको स्वॉलो कर जाती, शायद मियां नवाज शरीफ इसको स्वॉलो कर जाते। 2 साल में जो पाकिस्तान की मईशत की तबाही कर दी है, 2 साल में जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तबाही कर दी है, 2 साल में जो पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट कर दिया है, अब ये जरूरी हो गया है कि अगर ये एक जेन्युइनली इलेक्टेड हुकूमत भी होती, कई मुल्कों में होता है, अब जापान में देखें, मलेशिया में देखें, कई मुल्कों में जब वो हुकूमत परफॉर्म नहीं करती, उसमें कोई रिगिंग नहीं हुई होती उस इलेक्शन में, वो खुद इस्तीफा देते हैं या उनसे कौम या अवाम इस्तीफा लेते हैं। आपके पास कई मुल्कों की मिसालें मैं दे सकता हूं। तो दैट इज एन एडेड रीजन, मेरे नजदीक वो प्राइम रीजन है। इट इज द नॉन परफॉर्मेंस, इट इज द पाकिस्तान की जो इकोनॉमी को ग्राउंड कर दिया है, वो पाकिस्तान जो 7-8% की तरक्की की तरफ जा रहा था, उसको ला के इन्होंने नेगेटिव 68 ईयर्स के बाद नेगेटिव ग्रोथ पे ले गई है ये गवर्नमेंट। और यही एक मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर है जिससे आपके रोजगार के मौके मिलते हैं, जिसके आपके गुर्बत में कमी होती है, आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ती है। उसको बजाय बढ़ाने के उसको $51 बिलियन पाकिस्तान को नुकसान हो चुका है जी। और कितना नुकसान होगा? आपने डिवैल्यूएशन करके इस मुल्क की करेंसी को पूरे खित्ते में तबाह करके रख दिया। आपने कहा था हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे इसके साथ, हमें पता था, हमने 2 दफा इसको हैंडल किया है पाकिस्तान की करेंसी को। पोस्ट सैंक्शंस जो लगी न्यूक्लियर डेटोनेशन के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह 69 से 52 पे स्टेबल था, अभी भी इट वाज टोटली स्टेबल। आपने ये जो काम किया है उसको आपको अंदाजा होगा कि करीबन $29 अरब का पाकिस्तान को नुकसान हो चुका है। हम कितना नुकसान और बर्दाश्त करेगी ये कौम? सिर्फ एक चेहरे को हमें पसंद है या एक पार्टी को हमने चूंकि हमने प्रमोट करके, हमने उसको हैंड होल्डिंग करके, हमने रिग करके लाए हैं, तो अब हम यानी चिमटे रहे। पाकिस्तान के नुकसानात नाकाबिल तलाफी हो सकते हैं अगर हम इस वक्त एक्शन नहीं लेंगे। मैं समझता हूँ कि हर एक की जिम्मेदारी है भाई कि इस वक्त एक्शन लेना चाहिए। और जिन्होंने भी ये वेंचर किया था उनको अब समझ आ जानी चाहिए कि इस वेंचर को खत्म कर देना चाहिए। अब आप इससे हाथ उठा लेने चाहिए। दिस बेबी इज नॉट गोइंग टू वॉक। सर ये तो वो तमाम तर वजूहात आपने बयान कर दी कि क्यों उनसे इस्तीफा लेना चाहिए या क्यों उनसे इस्तीफे का मुतालबा करना चाहिए। द सेकंड क्वेश्चन इज कि मैं सॉरी टू इंटरप्ट, क्या इमरान न्याजी साहब ने इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया कि 126 दिन पाकिस्तान में उन्होंने बैठ के धरना दिया था, हालांकि वो सारा नाच शो था, लेकिन सर इस्तीफा आया नहीं था। फिर बाद में उनके जितने भी मुतालबे के बाद सर उनको धरना खत्म करना पड़ा था, इस्तीफा आया नहीं था। नहीं जी, धरना खत्म इसलिए करना पड़ा था, हमारी लेजिटिमेट गवर्नमेंट थी। धरना इसलिए खत्म करना पड़ा था, हम परफॉर्म कर रहे थे। धरना इसलिए खत्म करना पड़ा था कि उनके पास फ्यूचर नहीं था, वहां से डांस और म्यूजिक और जेडी बैंड के और कुछ भी नहीं था वो इस्तीफा ना, इट वाज वेस्ट ऑफ नेशनल टाइम। आपने मुल्क का सी पैक 1 साल डिले कर दिया उस वक्त। आपने सी पैक को इन्होंने मलाइन कर दिया। इन्होंने कहा ये कर्जे हैं, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, सरमायाकारी नहीं है चाइना की, ये 8% पे है। आप देखें जरा, अपने स्टूडियो में फाइल रिकॉर्ड निकालें, आप देखें कि इन्होंने क्या क्या कहा हुआ है। और पाकिस्तान को सारी दुनिया में बदनाम कर दिया। अपोजिशन ने भी बदनाम किया कि ये इलेक्शन चोरी 4 हल्के और 35%। अब हमने तो जस्टिस नासरुल मुल्क जो है उन्होंने तो हमने तो नहीं फैसला करवाया ना। बाई दी वे मैं आपको बता देता हूं, मैंने इनसे नेगोशिएट किया अपनी टीम के साथ।
इनकी ये डिमांड थी कि जी जस्टिस नासिर मुल्क चीफ जस्टिस पाकिस्तान एक फेयर और ऑनेस्ट हैं, वो हेड करें। ये इनकी डिमांड थी और हमने इसीलिए उसमें लिखा अपने एग्रीमेंट में जिनके साथ हमारा मुआहदा हुआ। मैं अपने साथियों का सिग्नेटरी हूँ, उधर से अपने शाह महमूद कुरैशी, आप जहांगीर तारीन, असद उमरी सब उसमें सिग्नेटरी हैं। तो हमने फिर कमीशन बनाया इनकी। तो उसने क्या कहा कि नॉर्मल इरेगुलेटरी जो हर मुल्क में होती हैं, तो साबित हो गया कि वो सारे का सारा प्रोसेस फ्लॉड था। उसके पीछे एक इंट्रीग थी और वो इंट्रीग 2011 से शुरू हुई थी, 2010-11 से, कि इसको लॉन्च करना है, इसको लाना है। तो मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि वो उसकी तो कोई रिक्वायर, यानी हम परफॉर्म भी कर रहे थे, हमारा इलेक्शन भी चोरी नहीं था। इनका इलेक्शन भी चोरी है, ये एक सिलेक्टेड है और इन्होंने परफॉर्म नहीं किया, इन्होंने तबाही किया। और तबाही इतनी की है कि या की गवर्नमेंट भी इस वक्त जो है ना, उसको भी रिफ्यूज मिल गया है कि वो तारीख लिखती थी सबसे ज्यादा इनकॉम्पिटेंट। अब ये जो विजनलेस गवर्नमेंट थी जिसने तबाही की, वो याह्या खान की हुकूमत थी। उसके बाद आज वो भी पीछे रह गया। इमरान नियाज़ी साहब की हुकूमत जो है, उसको ये अब तमगा मिल गया है याह्या खान के बाद। तो ये सर आपको वजह लगती है कि उस वक्त जो धरना दिया गया था वो क्यों मुख्तलिफ था, या उस वक्त जो क्योंकि परफॉर्म कर रही थी इसलिए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया? आज की जो हुकूमत है उसके खिलाफ अगर लॉन्ग मार्च किया जाएगा तो वो उसके रिजल्ट जो हैं वो सामने आएंगे, ऐसा आपको लगता है? सर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बहुत सारे सवालात हैं जो कि अभी हमने करने हैं इसहाक डार साहब से। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। इसहाक डार साहब, APC की हम बात कर रहे थे तो यकीनन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और साथ साथ साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी, उनके ख़िताब जो थे काफ़ी अहमियत के हामिल रहे। ख़ास तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ख़िताब जो था, क्योंकि ऐसा लगा कि सियासत में दोबारा से उन्होंने जो खामोशी थी बहुत अरसे की, दोबारा से कदम रख दिया है। मगर क्या उनकी सियासत जो है वो लंदन तक महदूद रहेगी? खिताब क्या करेंगे या फिर किस तरह से अपनी जमात को आगे लेकर चलेंगे? आपसे हम ये जानना चाहेंगे। देखिए, एक तो यह है कि उनकी कभी सियासत खत्म नहीं हुई। उनकी सियासत को खत्म करने की भरपूर कोशिश की गई। आइन के खिलाफ था और मनूवरिंग करके फैसला लिया गया। जब उनको प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नून बनाया गया डिस्क्वालीफाई होने के बावजूद, आपने देखा कि उस लॉ को स्ट्राइक करवाया गया। वो लॉ पार्लियामेंट का लॉ था, उसको स्ट्राइक करवाया गया। फिर उनकी पार्टी जो है उसमें सब अपने अपने जो ऑफिस होल्डर्स हैं, शहबाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट हैं, मियां नवाज शरीफ साहब अब कायद की पोजीशन में जा चुके हैं उस कानून की वजह से। और आपने देखा कि वो पार्टी जो है उनसे रहनुमाई हमेशा लेती है, जेल तक जाकर रहनुमाई लेती रही। और जब वो रहनुमाई लेती थी तो इन्होंने फिर हमारे पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनका फिर जेल में जाना बंद कर दिया था। शायद आपके इल्म में नहीं है, वो बैन हो गया था क्योंकि एक रेगुलर इंटरेक्शन होता था। तो एक तो ये है कि मियां साहब की जो सियासत है वो पूरी कोशिश की गई, लेकिन जब अल्लाह ताला नहीं करेंगे, अल्लाह के अपने प्लान्स हैं, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, तो वो तो नहीं हुई, ना होगी इंशाल्लाह। अगर अल्लाह ताला ने मियां नवाज शरीफ का प्यार लोगों के दिलों में डाला है तो कोई दुनिया की ताकत वो प्यार नहीं निकाल सकती। उसकी डेमोन्स्ट्रेशन हम टाइम एंड अगेन करते हैं। अब दूसरी बात जो आपने फरमाई कि जी क्या लंदन से सियासत करेंगे, लंदन वो अपने एक इलाज के लिए आए हैं और ये इंतहाई यानी बदकिस्मती है कि जी पूरा प्रोसेस है, इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट्स है, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है, पंजाब गवर्नमेंट का भी, फेडरल गवर्नमेंट का भी, प्राइम मिनिस्टर का खुद इन्वॉल्व है, सबकी स्टेटमेंट्स हैं आपके पास कि जी बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है। जो ही वो यहाँ आते हैं और थोड़ी सी इनको एक्टिविटी नजर आती है तो ये जो घटियापन पे दोबारा आ जाते हैं कि जी ये तो इलाज गलत है, ये तो इलाज ठीक ही नहीं है। तो ये जो है ना जी, इतना छोटापन ये नहीं होना चाहिए। मियां साहब चूंकि कोरोना चंद महीने से दुनिया में है और यूके में जितनी जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो डाइवर्ट हुई हैं मेनली कोरोना की तरफ। मास एमरजेंसी, अगर खुदा ना खास्ता किसी को हार्ट अटैक एक्चुअल हो गया है तो उनकी जो इश्यूज हैं वो जो ही कोरोना के ये सबसाइड होगा तो उसके बाद वो डॉक्टर्स की एडवाइस के मुताबिक उनके प्लेटलेट्स की इशू है, उनकी कोरोना की इशू है, उनकी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रेन की इशू है, ये तीन चीजें हैंडल होनी है। वो जब भी होंगी वो फौरी पाकिस्तान जाएंगे, क्यों नहीं पाकिस्तान जाएंगे? तो मैं नहीं समझता कि अगर वो अपना फैसला सुनने के बाद और वो उस वक्त बहादुरी के साथ अपना गए और उनको बाय द वे ऑफर्स थी कि आप ना आए, उनको ऑफर थी एस्टेब्लिशमेंट की कि आप ना आए,
आप अपनी बेगम का वहाँ वो आईसीयू में है, उनको आप उनका इलाज देखें, उनको आप लुक आफ्टर करें। उन्होंने कहा कि मैंने अपील करनी है जाके 7 दिन के अंदर। मेरे वकाला कहते हैं कि मुझे वहाँ पहुँचना जरूरी है। उन्होंने कहा जी वो आप वहाँ से भिजवा दें मेडिकल अपनी वाइफ का, तो हम करवा देंगे। ये है हमारा सिस्टम मुल्क का कि हम करवा देंगे अपील को एक्सेप्ट। भाई बंद हो जाना चाहिए यार ये तमाशा, अब काफी हो गई है इस मुल्क में। ये ग्रुप इतना पावरफुल है कि अगर इस मुल्क में फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान की तारीख में वन एंड ओनली दफा अगर फिस्कल डिसिप्लिन इंपोज करता है तो उसको भी निशान इबरत बनाने की कोशिश की जाती है। एक भोंडा केस बनवाया जाता है, एक सवाल लिखाया जाता है 11 वॉल्यूम में जीआईटी से कि 20 साल टैक्स रिटर्न नहीं दी। इससे बड़ा क्या मजाक होगा दुनिया में। तो मेरा मतलब है कि ये हमारा सिस्टम है, आज तक तो है, अल्लाह करे अब खत्म हो जाए, काफी हो गई है। मियां साहब की वापसी की बात कर रहे थे, बहुत से नाक़दीन ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि जो बातें मियां साहब ने कर दी हैं अब उसके बाद ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी वापसी के दरवाजे खुद ही बंद कर लिए और शायद अब लंदन में सियासत करेंगे। क्यों जी, कौन क्यों अल्लाह ना दरवाजे बंद करे? कौन होता है दुनिया को किसी को ये अथॉरिटी है कि उनके लिए दरवाजे बंद कर दे? क्यों, वाई, किसका ये है? किसी का ये कोई जाती मुल्क है? किसी की जाती प्रॉपर्टी है? इन्होंने बहुत नुकसान दे दिया ऐसे लोगों ने पाकिस्तान को। पाकिस्तान वुड हैव बीन टुडे अ डिफरेंट कंट्री। आज हमने 2 साल में जो भयानक खेल खेला है उसकी वजह से हम दुनिया की 18वीं मीशत बन रहे थे, G20 में जा रहे थे, आज हम 54th हमें प्रोजेक्शन की गई है बाय 2034। कौन है जिम्मेदार इसका? ये लोग तो चंद सालों की नौकरियां करके अरबों रुपए के प्रॉपर्टी और माल समेट के चले जाएंगे घरों में। ये मुल्क जो 22 करोड़ आवाम वो रोएगी, आने वाली नस्लें रोएंगी। इसको रोकें, बस करें, अल्लाह को जवाब दें, सब इंसाफ करें, सही इंसाफ करें। सबवर्शन ऑफ जस्टिस हुआ, कह रहा हूं, पब्लिक देख रही है। वैसे तो छोटी सी चीज जू रीखती है तो नोटिस होता है, लेना आप नोटिस, एफबीआर को देखें, उनसे पूछें कि ये सही है, ये गलत है, क्या ये रिकॉर्ड वाकई इसने नहीं दिया, नहीं है तो जेआईटी वालों को बुला के कैद करें, उनको उनके खिलाफ एक्शन लें कि तुमने क्यों सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड किया एक दफा जो 4 दफा पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका था। ये दैट इज द जस्टिस, ये डिमांड करता है जस्टिस। ये तमाशा लगा हुआ है कि मियां नवाज के खिलाफ को करप्शन साबित हुई है। आपने दोनों फैसले पढ़े होंगे, लिखा है कि करप्शन, किकबैक, कमीशन, कौमी खजाने को कोई नुकसान साबित नहीं किया प्रोसिक्यूशन ने। तो फिर कौन सा फैसला रहता है बाकी जी? हमें एक बिजनेस फैमिली थी और ठीक है, उनके अगर बिजनेस जो इरेगुलरिटीज हैं वो आप एफबीआर है वो हैंडल करता और करना चाहिए। ये कौन सा तमाशा है कि आप 22 करोड़ अवाम में एक बंदे को पकड़े? पनामा लीग में किधर है वो 450-60 जो लोग दूसरे थे? किसी को देखे आपने किसी के खिलाफ कोई एक्शन होते हुए? सिर्फ एक यानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के खिलाफ एक्शन करना था और ड्रामा करना था। मेरा तो ना पनामा में नाम था, ना मेरा 20 अप्रैल की जजमेंट में नाम था सुप्रीम कोर्ट की जो इंटरम थी, ना कोई डायरेक्शन थी जेआईटी को। कि किधर से आ गया 2.25 सवे की तमीद और 1 सवा फाइंडिंग मेरे ऊपर, और लिख दिया जी के प्रामा फेसिया यानी बादियो नजर में एसेट बियॉन्ड सोर्सिंग। और भाई तुम्हारे बाप ने भी ऐसी ईमानदारी के साथ रिटर्न नहीं दी होंगी जैसे मैंने की है। आई चैलेंज यू। मैंने दुनिया के 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से, एक पाकिस्तान है, यूके से, मैंने वो सब वही बक्सा जो सुप्रीम कोर्ट में भेजा था उनको दे के मैंने ऑडिट करवाए हैं। एक एक चीज का जवाब है। यूके की फर्म यानी फॉरेंसिक ऑडिट कहता है कि जेआईटी डिसीव, नैब लाइट। इससे आगे क्या रह जाता है यार? सर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आकर हम बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, क्योंकि आप यकीनन वजीर खजाना रहे, तो इस वक्त जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो किस कदर फ़ायदेमंद हैं या नुकसानदेह हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़जाना मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इसहाक डार साहब। इसहाक डार साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि मैं क्योंकि बाहर भी जाता हूँ लोगों की, आवाम की राय जानने के लिए कि मौजूदा हुकूमत और जो इन्फ्लेशन है इस वक्त उस पर वो क्या कहते हैं, किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। तो एक बात हर कोई करता है कि चीनी आटे का जो बहरान है ये कब हल होगा, कीमतें कब नीचे आएंगी। यकीनन कमेटीज़ बना दी गई कि इनका जो है देखा जाए कि कौन से माफियाज थे जो कि इसमें इन्वॉल्व रहे, मगर सबको इंतज़ार है कब उसका नतीजा आएगा। उससे ज़्यादा इंतज़ार ये है कि इनकी कीमतें कब नीचे आएंगी। और जब हुकूमत से पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग नून के दौर में इतनी महंगाई क्यों नहीं थी जो अब हो गई है, तो इनकी जानिब से कहा जाता है
कि मसनूई तौर पर उनकी जानिब से डॉलर का रेट भी नीचे रखा गया और जो सारी अशिया आपको मिलती हैं मार्केट्स में उसकी भी कीमतें मसनूई तौर पर मुस्लिम लीग नून ने नीचे रखी। सर कोई तरीकाकार ऐसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी आप बता दें कि 5 साल के लिए कैसे मसनूई तौर पर नीचे रख सकते हैं कीमतें? देखें, जैसे आपने खुद ही फरमाया कि दुनिया में ये मुमकिन ही नहीं है कि आप मसनूई तौर के ऊपर आप एक हफ्ता रख सकते हैं, बड़ा मार मारेंगे और बड़ी हिम्मत करें, 1 महीना रख सकते हैं आप। 4.5 साल, मैं करीबन 4.5 साल रहा जी, 5 साल में से फिर मेरा कॉलीग आ गया जब मैं मेडिकल वजह से लंदन आया, तो 4.5 साल हमने उसको स्टेबल रखा और ये 111 तक टच भी हुआ और ये हमने 99 के करीब लिया और 104 4.5 साल के बाद था ये रफली। अब कैसे रखा, उसकी एक बुनियादी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। हमारे जो बैनुल-अक़वामी ट्रेड पार्टनर्स हैं वो उनकी और फिर उनके पीछे जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है उनकी ख्वाहिश होती है कि हम अपने करेंसी को उनकी डिवैल्यूएशन और उनकी इन्फ्लेशन वगैरह के साथ हम उसको नीचे लाएं। बाय द वे, मैं उस थ्योरी का यानी एक्सपेरिमेंट कर चुका हूं कि अगर आप डिवैल्यूएशन करेंगे और आपने शायद देखा पिछले हफ्ते आपके चैनल पे नहीं तो एक और चैनल पे इमरान नाजी साहब को भी ये समझ आ गई है, ये पहले नहीं आती थी। पहले तो वो कहती है जी जब डिवैल्यूएशन होती है तो फिर कीमतें बढ़ जाती हैं, महंगाई का वो जवाब दे रहे थे। अब बात ये है कि किसने महंगाई की है, क्यों की है। आप हमें भी ये कहा जाता था बैनुल-अक़वामी इदारों से, जी 10 रुपए 8 रुपए कर दें, हमने तो नहीं की, ना ही करनी चाहिए। वाई शुड टेक डिक्टेशन। हमने तो IMF के प्रोग्राम में ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी। हमने कहा था कि जी आप हमारे साथ बात करें कि हम रिजर्व किस लेवल पे लेके जाएंगे, हमारा काम है एज ए गवर्नमेंट, इट्स नॉट योर जॉब। हमने कहा था कि हम जो इंटरेस्ट रेट है, जो कि एक बड़ा कोर है यानी इकोनॉमी में एक फैसिलिटेटर या एनेबलर, उसको हम रियल रखेंगे। यानी अगर इन्फ्लेशन 4 होगी तो 6 रखेंगे या 5 रखेंगे, उससे ऊपर रखेंगे, नेगेटिव नहीं होगी यानी इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान। ये 2 चीजें हमारी मेन थी, हमने उसको परफॉर्म किया। हमने रिजर्व जो हैं, आपको याद हो हम करीबन 23 अरब डॉलर तक पाकिस्तान के रिजर्व चले गए। और फिर जब मियां नवाज शरीफ होते हैं डिस्क्वालीफाई जुलाई में, उससे उस महीने में 21 अरब थे पाकिस्तान डॉलर के। हम जब देखें, जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी तो होनी होती है ना। ये एक तो वो कॉन्फिडेंस, बिजनेस कॉन्फिडेंस जो शेक होता है दुनिया। दूसरा ये है कि डिवैल्यूएशन इज द वर्स्ट किलर। डिवैल्यूएशन, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ। मलेशिया में डिवैल्यूएशन हुई 90s में, महातर साहब को घर जाना पड़ा। इतनी हमारी तरह था हालात। जो मैंने शुरू में कहा कि इनकी परफॉर्मेंस इतनी पैथेटिक है, इतनी आवाम के ऊपर इतने बोझ और पहाड़ गिरा दिए गए हैं महंगाई के तूफानों के, चाहे वो आटा चीनी रोजमर्रा की एशिया हो, चाहे वो अद्वियात हो, चाहे वो दालें हों, चाहे वो आपके बिजली गैस के बिल हों। तो हमने सर ये जो आटा इंपोर्ट करने का मामला है कि आटा पाकिस्तान में इंपोर्ट किया जाएगा, इसको आप कैसे देखते हैं? और ये जो JITs बनाई गई हैं चीनी के ऊपर, चीनी के शुगर स्कैंडल पे, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं आपको ये जवाब देता हूँ। मैं पहला अगर इजाजत हो तो कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि वो बहुत जरूरी है समझाना। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान क्यों डिवैल्यूएशन करेगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी, फाइन। हमने डिवैल्यूएशन किए बगैर चूंकि जब आप IMF के प्रोग्राम होते हैं वो आपको वर्चुअली यानी कोई सपोर्ट और इस तरह की चीजें वो बहुत मुश्किल होती हैं। तो हमने एक तो हम पहली हुकूमत थी और पहली दफा पाकिस्तान ने इवन डिक्टेटर नहीं कर सके अपना प्रोग्राम, जो रिफॉर्म्स 12 लेवल्स होते हैं पूरे किए। वी आर दी ओनली गवर्नमेंट IMF के जो हमने किए। उसके बाद हमारा सितंबर 2016 में खत्म हुआ। हमने फौरी एक्सपोर्टर्स को एंगेज किया। हमने कैलकुलेट किया कि इनके इनपुट्स में टैक्स के एलिमेंट कितना है, यानी वो तो उनका हक बनता है कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो आपको चाहे बिजली पे हो, गैस पे हो, इनपुट, तो उसको हम वापस करें। वो करीबन 10 रुपए पर डॉलर बनता था, वो हमने उनको दिया। दिस इज कॉल्ड टारगेटेड हेल्प, यानी उनका हक भी है और आप उनको दे रहे हैं। वो हमने दिया और आपने देखा कि उसके नतीजे में वो 180 बिलियन उसको दिया। शेफ का करना भाई साहब चंद महीनों के बाद आए, फिर हमने उसमें 67 बिलियन और ऐड किया, फिर 247 बिलियन हमारी जो एक्सपोर्ट ग्रोथ हुई 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2018 वो 12.7% थी। आई विश कि आने वाली हुकूमत उसी डगर पे चलती। इन्होंने उसको खुला छोड़ा क्योंकि समझ नहीं है ना, पता नहीं है। वो तो हमारे कुछ स्टूडेंट इंटरेक्शन इकोनॉमिस्ट को भी नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी मैं बात कर रहा हूँ।
ये ग्राउंड रियलिटी अभी तैयब उर्दवान साहब ने चंद महीने पहले कहा, उन्होंने कहा जी मेरे ऊपर भी वही महातर वाली अटैक हो गया करेंसी के ऊपर। अभी वेनेजुएला को देख लें, ऑयल रिच कंट्री है, जिस कंट्री का बेड़ा गर्क करना होता है मुआशी तौर के ऊपर, उस वक्त को बैनुल अक़वामी खिलाड़ी जो है उसकी करेंसी के साथ खिलवाड़ करता है डिवैल्यूएशन का। तो हमने 92% जो हमारी महंगाई ना हो, हमारी इंपोर्ट्स महंगी ना हो, हमारी सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर जो है वो आज जो उनको पैसे मिलते हैं, वो जो अगर $1 की पेमेंट सिक्योरिटी इवन रिलेटेड करनी होती थी, उसके लिए वो अगर 115 रुपए देते थे मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में, आखिर में पहले तो 104 थे, तो वो आज 169 रुपीज देते हैं उन्हीं पैसों में से। आप इमेजिन करें कि आपने करीबन 50% आपने इस मुल्क की डिवैल्यूएशन कर दी और इससे आपने करीबन 5000 अरब का नुकसान कर लिया, $29 बिलियन। तो हमें मेरे साथ बैठे ना कोई, लेकिन मैं अपने व्यूज भाई थ्रू आउट, जब से इन्होंने मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं आने दिया पैमरा के जरिए, उसके बाद मैंने अपने व्यूज हमेशा मैं आर्टिकल्स की सूरत में, अपने मैसेजेस यूट्यूब की सूरत में, ट्विटर की से मैं देता हूं। अब इनको समझ आए तो ये उस पर अमल करते। अब मैंने देखा पिछले हफ्ते न्याजी साहब का ये इंटरव्यू एक चैनल के साथ, और खुद कह रहे हैं, एक तो ये कह रहे हैं कि जी डिवैल्यूएशन से करेंसी की डेप्रिसिएशन महंगाई होती है। फिर आपको किसने कहा था आप इस रास्ते पे चलें? और एक्सपोर्ट्स का क्या हाल, जिसके लिए किया, पहले साल एक्सपोर्ट जो है -2%, अब दूसरा साल है -10%, $2.5 बिलियन की एक्सपोर्ट गिर गई है। अब ये कोरोना को ब्लेम नहीं कर सकते, वो तो 3 महीने हैं, 3 महीने आपकी इकोनॉमी। सर उनका तो यही कहना है कि जो ये क्राइसिस एक देखने में आया इकोनॉमी में, वो कोरोना की वजह से देखने में आया। नहीं भाई, ये तो 21 महीने में आपके इंडिकेटर्स, अब ये बाइफरकेट करके इंडिकेटर्स दे दे, लेकिन ये चीजें अब छुपी नहीं रह सकती। ये चीजें मैं अपने नंबर नहीं दूंगा, ये चीजें जो है ये पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के नंबर्स होंगे, ये स्टेट बैंक के होंगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के होंगे, ये इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन के होंगे, तो उनके नंबर कोट करते हुए आप देख लें 9 महीने जो 21 महीने में किधर थे और 3 महीने में। ठीक है, कोरोना ने एक ऐड की है हमारा प्रेशर हमारी इकोनॉमी के ऊपर, मामलात को उन्होंने गंभीर कर दिया है, सत्यानाश जो सवा सत्यानाश हो गया है, लेकिन इकोनॉमी ग्राउंड हो चुकी थी, 21 महीने में तबाही हो चुकी थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज फेल हो चुकी थी, फिस्कल पॉलिसी फेल हो चुकी थी। जो हमने टैक्स, न्याजी साहब ने कौम से वादा किया था मैं 1 साल में दुगना करूंगा, पीएमएल ने तो 5 साल में किया है, 1946 से 3842, मैं इसको 8000 करके दिखाऊंगा। वो किधर है? वो पहले साल में हमसे 23 साल के बाद दैट इज स्टिल नेगेटिव, 3827 के करीब और 29, और फिर अभी जो है अभी भी वर्चुअली ये तो कह रहे नहीं 3998 हुआ है, बजट में कहा था 3901 विच इज मार्जिनल इंक्रीज। अभी इन्होंने फाइनल नंबर दिया है, लेकिन उसके पीछे सच क्या है कि कोरोना जैसे जो रिलीफ दुनिया ने दी है उसको अनाउंस किया, इतनी पब्लिसिटी थी, 1240 बिलियन में दे रहा हूं, उससे 540 नहीं दिए, सिर्फ ताकि मेरा मेरा फिस्कल डेफिसिट कम हो। और अगर वो ये करते और ये उसके साथ ये जो 234 बिलियन इन्होंने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कट कर दिया, यानी आपका अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो किधर जाएंगे? तो पाकिस्तान की, और फिर 100 बिलियन का इन्होंने वो दे दिया अपना जो रिफंड है जो कि रेवेन्यू से देने थे, वहां से 100 बिलियन रिफंड दे दिए, और फिर 71 बिलियन का अभी भी है। तो आप 171 को माइनस करें 3998 से तो 3827, पहला साल 3829, दूसरा साल 3827 टैक्स। तो अगर हमारी आमदनी नहीं बढ़ेगी, फिर चले अखराजात ही कंट्रोल कर ले, जो आपने कहा था मैं तो बस साइकिल पे जाऊंगा। लेकिन ऑस्टेरिटी ड्राइव की बहुत सी बातें की गई थी, यूनिवर्सिटीज बनाने की बातें की गई थी, सर वो सारी बातें यकीनन सबको याद है, लेकिन जिस हिसाब से रिलीफ की, क्योंकि 35% इजाफा हुआ है, 35% इजाफा हुआ है। अब आज कीमतों की तरफ, जी। तो ये सारा जो है कीमतों की आसमान पे जाना, मुल्क में महंगाई का तूफान, ये न्याजी साहब को सही समझ आई है कि इसका मेन कल्प्रिट डिवैल्यूएशन, ठीक है, मेन कल्प्रिट जो है उससे ये ट्रिगर हुआ है, उससे इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू किए उसको कंट्रोल करने के। बुकिश है ना ये इंपोर्टेड हैं, कुछ लोग बुकिश हैं, किताबी कीड़े हैं जिसे कहते हैं ना, ग्राउंड रियलिटी पाकिस्तान के मुताबिक या डेवलपिंग वर्ल्ड के मुताबिक एडजस्ट नहीं करते। उसके नतीजे में इंटरेस्ट रेट को 13.25% पे ले गए। उसके नतीजे में 1500 की जो पाकिस्तान के कर्जों में डेट सर्विस होती थी वो 3000 अरब पे सालाना चली गई। अब वो कोरोना क्या एक जो फायदा हुआ है कि मजबूरन इनको सारी दुनिया ने जब माइनस या 0 पे दुनिया में यानी अपने इंटरेस्ट रेट कर दिए, इनको फिर बड़ी मुश्किल से 3-4 फीसदी में 7% पे आए हैं। मैं 7% ठीक है, ये जो बरकरार रखी है अभी 7% शेरा कोरोना मैं समझता हूँ कि इसमें मजीद इसमें कमी आनी चाहिए,
क्योंकि जो 13% था ना जी, वो तो बिल्कुल सस्टेनेबल ही नहीं था। 13 तो बेस रेट है ना जी। बैंक 3-4% अपना ऐड करते हैं अच्छे क्लाइंट से, जो जो जरा कमजोर होते हैं, स्मॉल एंड मीडियम, उससे को 6-7% ऐड करते हैं। तो 18-20% तो मार्जिन नहीं है जितनी महंगाई और जो तूफान था। तो ये बिल्कुल इसमें मजीद कमी की जरूरत है, और ये हो सकती है, इसको होना चाहिए कोरोना की वजह से। अदरवाइज तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है, जो महंगाई का इंडिकेटर है, वो अभी भी 11% के करीब है। और सबसे जो परेशान कुन बात है वो है फूड इन्फ्लेशन। हमने फूड इन्फ्लेशन पे बहुत गहरी नजर रखी हुई थी। हमने भी चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत दी। आपने चीनी आटे की बात की, जी। हमारे जमाने में भी। तो आप मुझे जरा बताएं कि हमारे जमाने में कीमत क्यों नहीं हमने बढ़ने दी? क्या उस वक्त यानी पीपल्स पार्टी के लीडर्स की, या पीएमएलएन के लीडर्स की, या पीटीआई के लीडर्स, सबकी मिलें थी, लेकिन हमने किसी की मिलें नहीं देखी। हमने अपने अपने लीडर्स को भी नहीं देखा। हमने ईसीसी में वो फैसले किए जो मुल्क की मुफाद में थे, और उसमें प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की फुल ब्लेसिंग और सपोर्ट थी, चाहे उनको फैमिली में शायद नुकसान हो रहा हो। तो मैंने कीमत अल्हम्दुलिल्लाह अपने साथियों के साथ, ईसीसी के जो मेंबर्स थे, हमने नहीं बढ़ने दी। हमने सीधा कहा था कि अगर एक्सपोर्ट परमिशन सरप्लस था तो एक्सपोर्ट की इजाजत दी थी, पूरा वेरीफाई करके। इन्होंने तो सबसे पहले तो अपना इमरान नियाजी साहब, असद उमर साहब जिम्मेदार हैं। ये तो एक्सपोर्ट परमिशन बनती नहीं थी। वो जब आपकी जरूरत से ज्यादा चीनी है ही नहीं, तो आप उसको इजाजत देंगे तो कीमत बढ़ेगी। फिर वो कमीशन बनाते हैं तो 10-20 और बढ़ जाती है। फिर आप कहते हैं हम एक्शन लेंगे तो 20 और बढ़ जाती है। अब तो 100 क्रॉस कर चुकी। जो हमारे जमाने में 52, 53, 54 रुपए होती थी, उसी भी हमने छोड़ा 5 साल में। तो हमने जो सेंसिटिव आइटम्स हैं, रोज रोज की आटा, चीनी, चावल, 2-3 दालें, बिजली, गैस, ये इन चीजों की जो हमने एक 15 आइटम्स की एक खास सेंसिटिव बास्केट हमने ओवरसी करते थे। हमने 5 साल में उसमें ओवरऑल, किसी में थोड़ी इंक्रीज, किसी में कमी, हमने उसमें 4% कमी की है। यानी बढ़ाने की बात इन्होंने सही, उसमें भी क्योंकि 50%। ये चीजें ऐसी होती हैं ना, अशिया ऐसी हैं जिनकी रोजमर्रा आपको जो जी जी, जरूरत हर पड़ती है। बंदा जी, गरीब से गरीब ने भी दो रोटी तो क्योंकि खानी अभी है। अगर चीनी के रेट की बात की जाए तो 105 रुपए आपको मिल रहे हैं कम से कम, और यकीनन अवाम इंतजार करें कि कब उनको यहाँ पे रिलीफ मिलेगा। सर, हमारे पास वक्त का क्योंकि कमी का थोड़ा सा सामना है, FATF की हम बात करना चाहेंगे। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान इस वक्त भी है और उसके निकलवाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने तो कहा है कि अब दुरुस्त सिमत पर पाकिस्तान की मईशत चल पड़ी है, और उसके अलावा ये जो बिल एक पास किया, अपोजिशन ने तो उसका बहरहाल बॉयकॉट किया, मगर बिल पास करा लिया गया। कितना इफेक्टिव होगा पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकलवाने के लिए? देखें, एक तो यह है कि हम जरा हिस्ट्री में भी को देख लें। फाटफ में जब हम आए थे 2013 में, फाटफ उससे पहले एक दिहाई, 10 साल यानी, कभी ब्लैक कभी ग्रे इसी तरह रहा थ्रू आउट, वो वाइट नहीं था। जब हम आए, हमने एक तरफ से इकोनॉमी को रिवाइव करने की, पाकिस्तान ऑल्सो उस वक्त जो डिक्लेयर था, यानी ग्लोबली मैक्रो इकोनॉमिक इनस्टेबल कंट्री था। हमारे साथ सारी दुनिया के बैन अवी मालियाती इदारों ने नया बिजनेस, नया पैसे देने बंद कर दिए हुए थे। ये पोजीशन थी और प्रेडिक्शन थी कि जो भी, उस वक्त तो हमें नहीं पता था हम गवर्नमेंट में आएंगे, जो भी पार्टी जीतेगी और हुकूमत में आएगी, ये प्रेडिक्शन थी कि 6-7 महीने के अंदर इसको अपना डिफॉल्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा, सॉवरेन डिफॉल्ट, यानी वर्चुअली जिसको बैंकरप्सी आप कह सकते हैं। तो हमने एक तरफ इकोनॉमी को हैंडल किया, दूसरी तरफ हमने फाटफ के साथ काम शुरू किए, हमने लेजिस्लेशन की, हमने एक्शंस लिए। उसके नतीजे में हम वर्चुअल ब्लैक थे। जैसे आजकल हम बिल्कुल ब्लैक होने के धाने पे बैठे हुए थे। ये अभी लॉस तो हुए हैं ना जी, करीबन 40 से ज्यादा उनकी डिमांड थी। तो हमने उसके बाद जो एक्शन लिए, उस वक्त हमारे ऊपर जो ओवरसी करता था हमें, पाकिस्तान को, वो एशिया पैसिफिक ग्रुप था, जो कि फिर रिपोर्ट करता था मेन फाटफ प्लानरी को, जिसकी ऑब्वियसली मीटिंग होती हैं साल में 2 दफा। तो हमने दूसरे साल में मजीद एक्शन लेने के बाद फरवरी 2015 में मेरा खत मैंने लिखा है फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान को, उसको उस सारे काम को मैं ओवरसी करता था जाती तौर पे, ठीक है। और मैंने फिर वो खत लिखा, उनको बताया कि हमने क्या क्या किया है। हमने एशिया पैसिफिक ग्रुप को भी सेटिस्फाई कर लिया, उनकी भी रिपोर्ट आ गई, और हमने फिर कहा हमने तो एक नेशनल एक्शन प्लान बना लिया है, हम तो पाकिस्तान में आइंदा भी ये काम नहीं होने देंगे। और मेरा ये कंक्लूडिंग पैरा था भाई उस फरवरी 2015 के खत में, टू प्लानरी, प्रेसिडेंट प्लानरी, पढ़ा गया, वहां सारे कैपिटल में मौजूद है वो वाला खत, PMLN का भेजा हुआ है, मैं सिग्नेटरी हूं फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ PMLN। तो हमने कहा कि अब पाकिस्तान को आप निकालें ग्रे लिस्ट से। इट इज हम
नाउ हमारा ये हक है कि आप हमें नॉर्मल रेगुलर वाइट लिस्ट में डालें। और वहां लेटर पढ़ा गया, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जो प्रेसिडेंट को लिखा गया था, और सब ने वोट दिया कि पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में करें, और हम वाइट लिस्ट में चले गए। अब हमारा काम था ना उसको मेंटेन करना। और अभी टू कट, क्योंकि आपका टाइम शॉर्टेज है, अभी हमें हर कीमत पे ग्रे से निकलना है। अब ग्रे लिस्ट में निकलने के नाम पे, फाटफ के नाम पे, ये हुकूमत जो है साथ सियासत कर रही है। इन्होंने फ्रॉडुलेंटली एक बिल लाए थे, ये अगर आपको याद हो, आज से 1.5-2 महीने पहले, तो ये इन्होंने एक एंटी टेररिस्ट एक्ट में एक नई क्लॉज डाली, इकोनॉमिक टेररिज्म। उस पे इन्होंने कहा जी कि 90 दिन के लिए इंटीरियर सेक्रेटरी या होम सेक्रेटरी किसी को भी उठा सकते हैं, और फिर 90 दिन एक्सटेंड कर सकते हैं, 6 महीने आप बंदा गायब कर दें। यानी एक नया मिसिंग पर्सन का एक यानी नोशन बनाया जा रहा था। जैसे वो बकरियां बहन चोरी का जो होता था ना पुराने जमाने में, उसको एसेट बियॉन्ड सोर्सेज से रिप्लेस किया ना जनरल मुशर्रफ ने, वो एवोल्यूशन था। ये इसको इन्होंने ये किया, हमने शोर मचाया, खुदा का खौफ करो, ये कहाँ फाटफ ने कहाँ मांगे आपसे, दिखाएं हमें। तो मैं यहाँ से अपने साथियों से अपना जनाब मियां नवाज शरीफ साहब की इजाजत से इन टच था, और मैंने कहा ये झूठ बोल रहे हैं, आप इनको कहें। तो जब उनको कन्फ्रंट किया हमारी टीम ने, जनाब शाहिद काका नवाजी साहब ने, ख्वाजा आसिफ ने, आसन इकबाल साहब ने जो थे, शहबाज साहब की अप्रूवल के साथ, तो हुकूमत भाग गई और उनको वो। लेकिन ये पैटी काम कर रहे हैं। अभी इन्होंने उसको क्या किया है, उसको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में ले आए कि डिफरेंट शेप में लाके खामोशी, जो अभी जिस बिल की आप बात कर रहे हैं ना, जो आपस में चली गई, वो सेनेट में वो मुस्तरद हुआ, वो ये इन्होंने ज्वाइंट सेशन बुलाया, उसको पास कर। उसमें क्या है, अभी फिर 60 दिन के लिए बंदा गायब हो सकता है, और 60 दिन मजीद गायब हो सकता है। तो यार बस करें भाई, क्या पैटी सियासत, आपने सारी जिंदगी ना यहाँ नहीं रहना। ये एक कानून जनरल मुशर्रफ ने जो अपने जात के लिए ड्रैकोनियन लॉ बनाया था, उसकी वजह से पाकिस्तान ने बहुत सफर किया। वो बस कर दें अब ये इस तरह के तमाशे। तो ये हुकूमत फाटफ के नाम पे, सर लास्टली आपसे हम सर ये जानना चाहेंगे कि क्या ये हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, अपने 5 साल मुकम्मल कर लेगी या नहीं करेगी? इंशाल्लाह नहीं, इंशाल्लाह नहीं, इंशाल्लाह नहीं। इनको जाना होगा जी, इंशाल्लाह। मैं बिलीवर हूँ डिवाइन इंटरवेंशन का। जो कुछ इन्होंने पाकिस्तान की तबाही कर दी है, they neither deserve to be there, nor inshallah Allah will give them time to complete that tenure. इंशाल्लाह आप भी देखें, मैं भी इंतजार में हूँ, आप भी इंतजार करें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने हमें वक्त दिया। साबिक वज़ीर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इसहाक डार साहब हमारे साथ मौजूद थे, और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तफसीलन उन्होंने गुफ्तगू की, और जो मुआशी सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान की, कहाँ पर स्टैंड करता है, उस पर भी उन्होंने अपना जो तज्जिया है वो दिया है। नाज़रीन, आज के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।